नमस्कार, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी एंड पेडागोजी से कुछ सवाल लेके आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन पॉइंट के नज़रिए से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखा गया है, देखिएगा समझिएगा बिल्कुल। इसमें हम लोग लगभग 25 क्वेश्चंस करेंगे और 25 में देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो है अपडेट आसानी से मिलता रहेगा। चलिए, तो जो भी है, अगर सीटेट और यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ चीज़ों को हम लोग इसके अंदर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम लोग पहला जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने पहुंच चुका है। आप हमें बता सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा कि एक कक्षा में जब छात्र अपेक्षाकृत बेहतर सीखता है, यानी कि एक कक्षा है और उसमें छात्र जो है अपेक्षाकृत बहुत अच्छा से सीखता है, तो वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है कि वे अपने वातावरण के साथ अनुकूलन करने एवं सीखने के लिए अंतःक्रिया करता है। सही बात है, वातावरण के साथ जब तक एक छात्र अनुकूलन करेगा और अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक सीख नहीं पाएगा, तो उसके लिए ज़रूरी है। तो ये आपका सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। उन्हें उनकी आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार सिखाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। जब बच्चा को उसके रुचि के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के अनुसार से नहीं सिखाइएगा तो सीख ही नहीं पाएगा, यानी कि उसके रुचि के अनुसार या फिर आवश्यकता के अनुसार उनको सिखाया जाता है। तो ये ए और बी दोनों सही ऑप्शन लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी में ए और बी दोनों दिया है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ए और बी दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं हैं। किसमें, यानी कि एक कोने में बैठा छात्र में बाल केंद्रित शिक्षा नजर आ रहा है, नहीं हो पाएगा। प्रतिबंधित परिस्थिति में सीखना, अगर रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए एक छात्र के ऊपर और उसको कह रहे हैं कि सीखो सीखो सीखो, क्या सीख पाएगा, नहीं हो। बाल केंद्रित शिक्षा ये नहीं है, कोई नहीं भी तो होगा नहीं। इसका सही आंसर प्रायोगिक गतिविधियां होगा। तो बात करते हैं सर ये प्रायोगिक गतिविधियां क्या होती है। तो आपको बता दें कि प्रायोगिक गतिविधि वैसी गतिविधि होती है जिसमें बच्चा जो है पढ़ने और सीखने के अलावे अनुभव करने की अनुमति दिया जाता है बच्चा को, कि वो बच्चा पढ़ रहा है, सीख रहा है, दोनों काम कर रहा है, लेकिन अनुभव के माध्यम से, अनुभव के तरीके से क्या करे, उस चीज़ को सीखे, उस चीज़ को करे। तो कहीं ना कहीं इसमें बच्चे के अनुभव के अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो ये प्रायोगिक गतिविधियाँ बिल्कुल ही सही आंसर होगा इसका। दूसरा का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है। तो आप आसानी से आंसर को ढूंढ सकते हैं। तो देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता पहला जो दिया है, आजीवन अधिगम और सामाजिक कौशल, यानी कि आजीवन अधिगम करते रहिएगा, सामाजिक कौशल, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। दूसरा जो विशेषता है वो है कि बच्चे की परियोजनाओं के मूल्यांकन द्वारा आकलन, यानी मूल्यांकन करके उनका आकलन करना। ठीक है, तीसरा है एकीकृत पाठ्यक्रम। चौथा है सहयोगी समूह कार्य एवं सामाजिक कौशल का विकास। तो ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो अभी हमने देखा था ना, आजीवन कौशल एवं आजीवन अधिगम और सामाजिक कौशल, ये उसकी विशेषता था। ठीक है, बच्चे की परियोजनाओं के मूल्यांकन द्वारा आकलन, ये भी उसका विशेषता था। एकीकृत पाठ्यक्रम, ये भी उसका विशेषता था। लेकिन इसमें कह प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, तो वो है व्यक्तिगत कार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, गलत होगा। ठीक है, और जो गलत है, विशेषता नहीं है पूछा है, तो यही ना हमारा सही आंसर होगा। व्यक्तिगत कार्य जो है, पर्सनल जो वर्क होता है, ये विशेषता नहीं है प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया है। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता नहीं है। प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता। अब प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता क्या है, समस्या समाधान और तर्कपूर्ण विचार। जहाँ पे समस्या का समाधान होगा, बच्चा तर्कपूर्ण विचार करेगा, बात करेगा, तर्कपूर्ण चीज़ों को लेगा, तो वो आपका है, ये प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता है। कह रहा है कि इसमें गुणवत्ता नहीं है, ये आपको बताना है। कह रहा है सहयोगात्मक समूह कार्य, सामाजिक कौशल का विकास, अभी हम लोग पढ़े थे प्रगतिशील शिक्षा का विशेषता, तो ये भी है। ठीक है, जीवन भर अधिगम, यानी कि आजीवन उसको अधिगम करना है, सामाजिक कौशल करना है, तो ये भी सही है। लेकिन पुस्तकों पर जोर, ये कहीं प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता भी नहीं है, इसीलिए गलत जो होगा वो डी होगा। पुस्तकों पर जोर, ये प्रगतिशील की क्या है, गुणवत्ता नहीं है। तो जो गलत है वही ना हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखो,
कह रहा है कि कौन सी प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता नहीं है, नहीं है तो वो कौन सा आंसर होगा, पुस्तकों पर जोड़, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा कि ये प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता नहीं है। बिल्कुल दोनों सवाल एक ही जैसा था ना, ठीक है। उसमें केवल पूछा था प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता नहीं है, यहाँ पे कह दिया प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता नहीं है, ऐसे करके पूछा है। तो आपको आसानी से आंसर दे सकते हैं, पुस्तकों पर जोड़ देना ये नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा करेंगे, समय कम है। एक शिक्षक अपने प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त अवसर देता है, यह एक उदाहरण है। सही बात है। प्रगतिशील कक्षा में सभी बच्चे को अवसर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर एक बच्चा को अवसर दिया गया बाकी को छोड़ दिया गया, ये तो गलत बात है। सभी को एक शिक्षक अपने प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त अवसर देता है, यह एक उदाहरण है। प्रगतिशील कक्षा में होता है, सभी को समान अवसर दिया जाता है। लैंगिक समानता, चाहे बच्चा लड़का हो लड़की हो, सबको एक जैसा दिया जाता है, सबको एक जैसा अवसर दिया जाएगा, समानता दिया जाएगा। समावेशी कक्षा, समावेशी कक्षा मतलब जनरल क्लासेस, सभी को जनरल व्यवस्था रखा गया है, सभी एक साथ एक ही स्कूल के। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है, एक ऐसा स्कूल जहाँ सभी प्रकार के बच्चे, चाहे विकलांग हो, किसी भी जाति धर्म कोई भी चीज़ हो, ठीक है, उस सबको नहीं लेके एकदम समावेशी, सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ सकता है, एक ही छत के नीचे सब लोग बैठ सकता है, चाहे वो विकलांग हो, ठीक हो, ठीक है, किसी भी तरीके का हो, तो समावेशी कक्षा। इसका मतलब है कि सबको अवसर देता है, उदाहरण है, इस सबका उदाहरण है। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा, डी, उपयुक्त सभी। प्रगतिशील कक्षा भी हो सकता है, लैंगिक समानता भी हो सकता है, समावेशी शिक्षा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल हमारा ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे प्रगतिशील कक्षा की विशेषताओं में से एक माना जाता है। ठीक है, प्रगतिशील कक्षा की विशेषताओं में से एक माना जाता है। तो देखिए, पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना। प्रगतिशील कक्षा में पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, मतलब कोई चीज़ बार बार उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं तो उससे क्या मतलब है, कोई सेंस नहीं बन रहा है। समावेशन को हतोत्साहित करना, तो निगेटिव बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि प्रगति विशेषता बताना है, हमेशा पॉजिटिव लेना है। सामग्री आधारित ज्ञान, केवल सामग्री आधारित ज्ञान उसको दीजिएगा नहीं। खोज को बढ़ावा देना, सही बात है, बच्चा खोज क्या कर रहा है, किस चीज़ को ले रहा है, कौन सा किस चीज़ का खोज करे, तो उसको बढ़ावा देना, ये प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता में से एक माना जाता है। ठीक है, बच्चा जिस चीज़ में रुचि ले रहा है उसी चीज़ को उसको दीजिए, उसमें वो काफ़ी कुछ खोज करेगा, देखेगा, तो वो प्रगतिशील कक्षा की कहीं ना कहीं एक विशेषता माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल आपके सामने ये है, डैश को प्रगतिशील शिक्षा का जनक, एकदम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। अगर आप यूपी टेट के अंदर जाते हैं तो ऐसे सवाल पक्का पूछता है कि प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा का जो जनक है उनको जॉन डीवी हम लोग कहते हैं। जॉन डीवी को हम लोग प्रगतिशील शिक्षा का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा का जनक जॉन डीवी को कहा जाता है। तो आप सीख गए। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका सामने ये है कि जॉन डीवी ने किस पुस्तक के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रसार किया। ठीक है, जॉन डीवी ने किस पुस्तक के माध्यम से प्रगतिशील विचारों का प्रसार किया। तो जॉन डीवी की पुस्तक है द स्कूल एंड सोसाइटी, याद रखिएगा, द स्कूल एंड सोसाइटी जॉन डीवी की पुस्तक है, और इसी के माध्यम से उन्होंने प्रगतिशील विचारों का प्रसार किया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल में दिया है कि निम्नलिखित में कौन पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है। ठीक है, पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पियाजे जो है ना, यहाँ पे दो तीन सवाल देखिए। पहले सवाल पूछेगा कि पियाजे ने कौन से विकास का सिद्धांत दिया, तो याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास का। ठीक है, पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास दिया गया, और पियाजे ने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण दिए हैं। पहला जो है संवेदिक पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 उन्होंने क्या किया है, संज्ञानात्मक विकास के चरण दिए हैं। अब यह जो सवाल कह रहा है कि उसमें बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में सही नहीं है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है वो 7 से 11 साल के बीच का होता है। तो जब बच्चा उसमें होता है तो प्रतीकों का तार्किक और व्यवस्थित जोड़ तोड़ में, यानी कि वो प्रतीकों का तार्किक, कोई भी चीज़ देखता है ना तो उसके बारे में तार्किक सोच रखने लगता है, समझता है, नियमों की भी समझ उसके अंदर आ जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस चीज़ को समझ लेता है। और देखिए, किसी की कथित क्षमताओं से आत्मसम्मान प्राप्त होता है, ये भी उसको है। कोई बात बोला, कोई कहा, उसकी क्षमता से जो उसको आत्मसम्मान, मतलब खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंट समझता है, मतलब अच्छा समझता है। उसके बाद बोला अहंकार सोच की व्याप्ता नहीं। जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर होता है तो उसके अंदर अहंकारपूर्ण सोच की
कमी हो जाती है। अब वो ज़्यादा अहंकारपूर्ण बातें नहीं सोचेगा, उसके अंदर कमी होगा, व्यापकता नहीं होता है। इसलिए ये जो है ना, ये क्या है, ये गलत हो रहा है। कह रहा है कि बारे में सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। अहंकारपूर्ण सोच की व्यापकता, उसके बाद अहंकारपूर्ण सोच की जो कमी होता है, व्यापकता नहीं होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ए होगा। ठीक है, आपको हालत सुनाई दे रहा होगा तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चुनाव चल रहा है तो उसके लिए बज रहा है सब। तो चलिए, अहंकारपूर्ण सोच की व्यापकता इसका सही आंसर होगा। तो आपको समझ में आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये है कि मानव में शारीरिक विकास हड्डियों, अंगों और मांसपेशियों सहित शरीर की संरचना का विकास होता है, उसमें समाविष्ट है। तो देखिए, सिंपल सी बात बोला है, कह रहा है कि हड्डियों, अंगों, मांसपेशियों सहित शरीर की संरचना का विकास होता है। तो केंद्र से जब शरीर के सभी हड्डी, अंग, मांसपेशी सबके अंदर अगर विकास होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग प्रोक्सिमो डिस्टल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोक्सिमो डिस्टल विकास कहते हैं। याद रखिएगा, जब केंद्र से शरीर के सभी अंगों में, हड्डियों में, अंगों में, मांसपेशियों सहित शरीर की सभी संरचना का विकास होता है, तो उसको प्रोक्सिमो डिस्टल विकास कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि नेहा का मानना है कि भाषा का विकास किसी की पूर्व धारणा पर आधारित है, जबकि सारांश का मानना है कि एक ऐसा माहौल के कारण होता है। ठीक है, नेहा और सारांश के बीच की बहस किस से संबंधित है। तो देखिए, कह रहा है कि नेहा का मानना है कि भाषा का विकास किसी की पूर्व धारणा पर आधारित है। देखिए, नेहा सही कह रही है कि भाषा जो है एक ऐसी चीज़ है जो विरासत में मिलती है। विरासत समझ में आ रहा है कि जन्म से हम जन्म लिए, उसके बाद हमको भाषा मिल गया, हम उसी के अंदर सीखेंगे, चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे। तो भाषा का विकास किसी की पूर्व धारणा पर आधारित है। पहले से वो है, उसको हम लोग क्या किए, धारण कर लिए, उसी भाषा को हम लोग सीख गए। देखे हैं कि जिस समाज में बच्चा रहता है उसी टाइप का भाषा सीखता है। भोजपुरी के अंदर रहा तो भोजपुरी सीखा, किसी इंग्लिश में, अंग्रेज में, इंग्लैंड अमेरिका में जन्म हुआ तो इंग्लिश टाइप का भाषा सीखेगा, हिंदी सीखेगा। मतलब जिस परिवेश में रहता है बच्चा, उसी का वहीं का भाषा को पूर्व धारण कर लेता है, मतलब धारण कर लेता है। तो भाषा का विकास किसी की पूर्व धारणा पर आधारित है, जबकि सारांश का मानना है कि ऐसा माहौल के कारण होता है। मतलब क्या है, समाज के अंदर के कारण होता है। जैसे जिस परिवेश में रहा, माहौल जैसा मिला, उसी के कारण वह सीख लिया। तो नेहा और सारांश के बीच बहस किससे संबंधित है, तो ये बिल्कुल सही आंसर है, प्रकृति बनाम पोषण की बहस। तो देखिए, भाषा जो विरासत में मिलती है तो प्रकृति है, नेचुरली है कि नहीं, और बच्चा क्या करता है, उसको पोषण कर लेता है, मतलब उसको अपना लेता है, उसको उस माहौल में ढल के उस चीज़ को सीख लेता है। तो कहीं ना कहीं पोषण है, यानी कि दोनों के बीच प्रकृति बनाम पोषण की बहस हो रही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, बिल्कुल सही आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कह रहा है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तिगत विकास को उसके सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति के संदर्भ में के बिना नहीं समझा जा सकता है, जिसके भीतर वह अंतर्निहित है। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी आपको ना सामाजिक और सांस्कृतिक कहीं लिखा हुआ रहता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति, तो हमेशा याद रखिएगा वाइगोत्स्की। ठीक है, बस सामाजिक संस्कृति मिला वाइगोत्स्की को, आप टिक आउट कर देंगे, सही आंसर एकदम होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको। एक कक्षा के बच्चों को सचेत माना जाता है यदि, यानी कि एक कक्षा का बच्चा जो है बिल्कुल अलर्ट है माना जाता है यदि, अगर उसके पास क्या है, तो देखिए, शिक्षक को सुने, पाठ को याद करने, कहीं भी याद करने आ गया, गलत ऑप्शन है। कक्षा से संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे, हो सकता है। कक्षा में अच्छी तरह से अनुशासित हो और शिक्षक का सम्मान करते हो। ठीक है, तो केवल अनुशासित होने और शिक्षक का सम्मान करने से नहीं होगा, बच्चा को सीखना भी पड़ेगा। सचेत तभी माना जाएगा जब वो इसको क्लासरूम के अंदर संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे, तभी मतलब बच्चा अगर ध्यान से चीज़ों को समझेगा, सुनेगा, तभी ना उससे संबंधित सवालों को, प्रश्न को, जो उसके संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। अदरवाइज नहीं पूछ सकता है। तो बच्चा उसी टाइम अलर्ट होता है, मैंने सचेत माना जाता है जब कोई टॉपिक हो रहा है, उस टॉपिक से संबंधित चीज़ों को सचेत होकर, एकदम सावधान होकर सुन रहा है, तो वो आसानी से क्या करेगा, एडप्ट कर लेगा। और प्रश्न पूछेगा तो समझिए कि बच्चा क्लास के अंदर सचेत है, सावधान है। तो कक्षा से संबंधित विषय के बारे में प्रश्न पूछे तभी उसको सचेत माना जाता है। चलिए, तो आपको इसका बी आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल में बोला है कि डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। कितने से कितने महीने के बीच के बच्चे जो हैं शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू करते हैं। 18 से 24, मतलब 1.5 से 2 साल हुआ। 24 से 30, 30 से 36, 12 से 18।
तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा ना 18 से 1.5 से 2 साल का जो बच्चा होता है छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है, शब्दों को मिलाकर वाक्य बना के बोलने लगता है। तो 18 से 24 इसका सही आंसर है। पूछा हुआ सवाल है, आप इसको देखिएगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जन्म के बाद बाल विकास का प्रारंभिक चरण है? तो याद रखिएगा जन्म के बाद बाल विकास का जो प्रारंभिक चरण होता है वो होता है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा कि यदि कोई शिक्षक अंतर्राज्यीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए लड़कियों को वरीयता देता है, जो यह दर्शाता है। अब देखिए चाहे कोई भी हो, मुक्केबाजी चैंपियन, क्रिकेट हो, कोई भी किसी भी प्रकार का गेम हो, ठीक है, अगर किसी एक को या तो लड़का को या तो लड़कों को वरीयता देता है, क्षमा कीजिएगा हम लड़कियों पढ़ रहे हैं, लड़कों को वरीयता देता है तो किसी एक को वरीयता देना पार्टिकुलर, या तो फिर बॉयज़ या फिर गर्ल, तो ऐसा अगर करते हैं तो वहाँ पे लैंगिक पक्षपात होता है। तो इसमें कह रहा है कि लड़कों को वरीयता दिया जाता है कि तुम ही मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भाग ले सकते हो, तो ये गलत है, ये लैंगिक पक्षपात है। इसमें सबको समान वैल्यू देना चाहिए। तो इसका सही आंसर यह दर्शाता है कि ये लैंगिक पक्षपात है डायरेक्टली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो सही क्रम क्या होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है अंडाणु, उसके बाद शुक्राणु, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट आपका बनता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, जो कि बिल्कुल इसका सही क्रम को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल है कि समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का मतलब सामान्य कक्षा, याद रखिएगा, समान, जनरल क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा। तो स्कूल गतिविधि के बाहर व्यक्तिगत अंतर से रूबरू नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। एक विशेष कक्षा नहीं, विशेष कक्षा नहीं। घर पर व्यक्तिगत मतभेदों से रूबरू कुछ नहीं, सामान्य कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों से रूबरू होना, ठीक है। एक समान कक्षा में समावेशी शिक्षा का यही मतलब होता है। चलिए अगला सवाल आपको देखते हैं। कह रहा है कि विकास के किस चरण में एक बच्चा अपने मूल लिंग पहचान का ज्ञान प्राप्त करता है? तो वो समय होता है बाल्यावस्था से पहले। बाल्यावस्था से पहले बच्चा जो है पहचानने लगता है मम्मी पापा, ये चाचा चाची, काका काकी, सबको लिंग को, ये पुरुष है, ये महिला है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ों को बाल्यावस्था से पहचानने लगता है। इसका सही आंसर बी होगा। अगला सवाल है कि अंतःक्रियावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा का अधिग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा भाषा का अधिग्रहण जो है अंतःक्रिया के माध्यम से किया जाता है। अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का अधिग्रहण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अंतःक्रिया। अगला सवाल है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, तो आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है? जी बिल्कुल नहीं। उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है? नहीं। उसे पढ़ने ही नहीं आता है? बिल्कुल नहीं। वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। इसका अर्थ नहीं मिला तो उसी खोज में वो बार बार उसको पढ़ता है कि इसका अर्थ हमें मिल जाए, इसीलिए वो पुनरावृत्ति बार बार उसको क्या करता है? पढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चलिए अगला सवाल 25 नंबर है कि 24 नंबर जो भी होगा, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक है कि वे प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक है हो कि वे छोटी कहानियाँ लिख सकें? बिल्कुल नहीं। मानक बर्तनी में लिख सके? क्या मतलब? सुंदर अक्षरों में लिख सके? नहीं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सके? विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चा अगर लिखता है तो उसके पास लिखने का कौशल है, ठीक है। और विभिन्न उद्देश्यों के लिए बच्चा लिख सकता है, ठीक है, इसीलिए प्राथमिक स्तर पर छोड़िए। चलिए अगला सवाल बोला है कि एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयारी नहीं करना चाहिए, निगेटिव बात, गलत है। कभी कभी तैयार, बिल्कुल गलत है। तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तीनों निगेटिव मिल गया। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो ये रहा आपका 25 सवाल। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। आ गया है तो आप क्या करेंगे भैया? तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बंधु के पास, सभी के पास, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाए, ठीक। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।